हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे के जो मेन कॉजेस थे, यानी कि किन कारणों की वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 पॉसिबल हुआ था। दोस्तों, हम सुनते आते हैं कि ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे, यानी कि जो भारत के सिपाही थे, उन्होंने कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया था। पर फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और भी कई सारे कारण थे जिनके वजह से पूरे भारत के अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग रीजन के लोगों ने इस रिवॉल्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो आइए हम एक एक कारणों को डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857 समझने से पहले हम जानते हैं टाइमलाइन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले फ्रेंड्स, 1600 में EIC बना था रॉयल चार्टर के अंडर में, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में फॉर्म हुई थी। 1615 में EIC ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली टेरिटरी एक्वायर की थी, जो कि थी बॉम्बे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले डच और पोर्चुगीज ट्रेडर्स पहले से भारत में मौजूद थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जड़ें भारत में मजबूत करने के लिए समय स्टार्टिंग में लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली टेरिटरी एक्वायर की थी, जो कि थी बॉम्बे। 1748 में एंग्लो फ्रेंच वॉर अकर हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पर फ्रेंड्स 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो उसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच अलीज, यानी कि जो उसके फ्रेंच दोस्त थे, उन दोनों को हरा दिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल और उसके फ्रेंच अलाइज को हरा दिया। फ्रेंड्स, इसी के बाद 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी। यानी कि 1757 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, पर लेकिन बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल पावर भी बन गई थी। यानी कि फ्रेंड्स, ऑफिशियली 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे पॉलिटिकली कंट्रोल करने लगी थी। वो धीरे धीरे पूरे भारत भर में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से भारत के तमाम तबके के लोग, जैसे कि रूरर्स, सिपाहीज, जमींदार्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, यानी कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोग इनसे परेशान हो गए थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि 1757 से 1857 के बीच में ऐसा नहीं था कि इनके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। 1757 से 1857 के बीच में भी कई सारी रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस, ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट्स अपकमिंग, सिविलियन रेबिलियंस, यानी कि कई तरह से लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाया था। पर लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी के अपराइजिंग्स को सप्रेस कर दिया था। और इन्हें सप्रेस करने का जो सबसे मेन जो फायदा था वो ये था कि ये एक पर्टिकुलर रीजन में थे या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे। यानी कि अगर इन लोगों को अगर वहां पे अगर सप्रेस कर दिया तो ये बात पूरे भारत में फैल ही नहीं पाती थी, जिसके वजह से 1857 के पहले कोई भी बड़ा मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले इकोनॉमिक कॉसेस। इकोनॉमिक कॉसेस क्या थे फ्रेंड्स? सबसे पहले देखिए, वॉर एक्सपेंसेस, यानी कि ब्रिटिशर्स पूरे वर्ल्ड भर में कई सारे वॉर लड़ रहे थे, तो उनके वॉर एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने पीजेंट्स पे, यानी कि फार्मर्स पे बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्स लगाया। और वो टैक्स, जो 3 टैक्स लगाए गए थे उनके ऊपर, वो है रोतारी, जमींदारी और महलवारी। ये तीनों टैक्स पीजेंट्स के ऊपर लगाए गए थे, जो कि बहुत ज्यादा हैवी टैक्स थे। तो पीजेंट्स इन टैक्सों को चुकाने के लिए मनी लेंडर से पैसे उधार लेते थे,
और फिर इन टैक्सों को वो चुकाते थे, जिसके वजह से जो पीजेंट्स थे बहुत ज्यादा उधार लेने के वजह से मनी लेंडर्स को पैसा टाइम पे जमा नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से मनी लेंडर्स उनकी जमीनें हड़प ले रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पीजेंट्स थे वो बेचारे लैंडलेस हो जा रहे थे, जिसके वजह से जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट कम्युनिटी थी, उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी गुस्सा था। इसी वजह से जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो पीजेंट्स ने भी इस रिवॉल्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। दूसरा, आर्टिजन्स। आर्टिजन्स मतलब जो कलाकार थे। जो कलाकार थे उनके अर्निंग के जो दो मेन सोर्सेस थे वो थे, एक था पैट्रोनेज फ्रॉम रूलर्स, यानी कि जब वो किसी भी राजभवन में जाते थे तो अगर वहां के राजा को उनका काम पसंद आता था तो राजा उन्हें गिफ्ट के तौर पर कुछ भी, जैसे गोल्ड या फिर कोई पीस ऑफ लैंड, वो उन्हें देते थे। तो आर्टिजन्स का जो सबसे पहला सोर्स था इनकम का वो था पैट्रोनेज फ्रॉम रूलर्स। पर लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फैलती गई वैसे वैसे इंडियन रूलर्स को ब्रिटिशर्स ने कब्जा करना शुरू किया, यानी कि उन्हें एनेक्ट कर लिया। जो हमारे इंडिया में जो किंगडम्स थे ब्रिटिशर्स ने उसे कब्जा कर लिया, जिसके वजह से आर्टिजन्स का जो एक सोर्स ऑफ इनकम था पैट्रोनेज, वो खत्म हो गया। दूसरा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो अपने कला से जो सामान बनाते थे उसे वो लोग मार्केट में सेल करते थे। पर लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में फैलना शुरू की तो ब्रिटिश के गुड्स, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुड्स थे वो मार्केट में उन्होंने उतार दिया। अब जो ब्रिटिश गुड्स थे वो सस्ते थे और वो मॉडर्न मशीनों से बनाए जाते थे, जिनके वजह से वो काफी बल्क में बनाए जाते थे, जिनके वजह से पूरा मार्केट जो था वो ब्रिटिश गुड्स के से फैल गया था, भर गया था, जिसके वजह से आर्टिजन्स का जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम था मार्केट में सामान बेचना, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। यानी कि जो आर्टिजन्स थे वो पूरी तरह से कंगाल हो गए थे, जिसके वजह से आर्टिजन्स ने भी 1857 के रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। इंडियन आर्टिजन्स कुड नॉट सर्वाइव द कंपटीशन, यानी कि जो कंपटीशन ब्रिटिशर्स के सामान की वजह से आ जा रहा था वो उसे सरवाइव नहीं कर पाए। तीसरा जो ग्रुप था वो था ट्रेडर्स का, यानी कि जो व्यापारी थे। होता क्या था, भारत के जो गुड्स होते थे उसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने पर हाई टैरिफ्स, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जिसके वजह से जो इंडियन गुड्स थे वो काफी महंगे हो जा रहे थे। पर लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गुड्स थे उनके ऊपर काफी कम टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जिसके वजह से मार्केट में उनका जो सामान का जो प्राइस था वो काफी कम था, जिसके वजह से जो हमारे देश के ट्रेडर्स थे वो हमारे देश के सामान को बेच नहीं पा रहे थे। कॉटन और सिल्क जो कि भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता था वो धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस उसकी हो जा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ जो हमारा अगला ग्रुप था जमींदार्स का। जमींदार्स भी दोस्तों ब्रिटिश रूल में हैप्पी नहीं थे। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है जो जमींदार्स थे उनका काम था जो पीजेंट्स थे या फिर जो लोकल लोग थे उनसे टैक्स इकट्ठा करना। पर लेकिन इतना ज्यादा टैक्स होने की वजह से लोग समय पर टैक्स नहीं दे पाते थे, जिनके कारण जो जमींदार्स थे उनके ऊपर क्यो वारंटो एक्ट लागू हो जा रहा था। यानी कि ब्रिटिशर्स ने उनसे कहा कि हम आपकी पावर को छीनते हैं क्योंकि आप समय पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए, जिनके वजह से जो कई सारे जमींदार्स थे उनकी पावर्स जो थी उनसे छीन गई थी, जिसके वजह से जो जमींदार वाला सेक्शन था, जो कम्युनिटी थी, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी गुस्से में थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इकोनॉमिक कॉसेस में अगर हम समराइज करें तो सबसे पहला था रेवेन्यू सेटलमेंट, यानी कि पीजेंट्स पे जो हैवी रेवेन्यू लगाया गया था। दूसरा प्रमोटेड ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया, जिसके वजह से जो हमारे लोकल आर्टिजन्स थे, लोकल ट्रेडर्स थे,
वो खत्म हो गए। तीसरा जो रीजन था वो था हाई टैरिफ, यानी कि जो इंडियन गुड्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, जिनके वजह से जो इंडियन गुड्स के प्राइस थे वो काफी ज्यादा हो जा रहे थे और मार्केट में ट्रेडर्स को बेचने में काफी दिक्कत आ रही थी। चौथा था क्यो वारंटो, यानी कि जो हमारे जमींदार थे उनसे उनकी पावर को छीन ली जा रही थी। ये थे कुछ इकोनॉमिक कॉसेस जिनके वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कुछ इन कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया था। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉसेस, यानी कि पॉलिटिकल कॉसेस क्या क्या थी जिनके वजह से जो लोग थे वो 1857 के रिवॉल्ट से जुड़े। देखिए फ्रेंड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी हद तक चली जा रही थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने वादे थे, प्लेजेस, प्रॉमिसेस और जो ट्रीटीज थी उन्होंने उन सबको तोड़ दिया था। यानी कि उन्होंने जो भी संधि भारत के राजाओं से की थी वो उन्हें तोड़ देते थे, जिनके वजह से जो इंडियन के जो रूलर्स थे, यानी कि भारत में जो राजा थे वो काफी नाखुश थे। उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स उन्हें धोखा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, ये दो पॉलिसीज लाकर ब्रिटिशर्स ने इंडियन किंगडम्स को डायरेक्टली एनेक्स कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि अगर किसी राजा का कोई सक्सीडर नहीं है तो वो किंगडम डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगा। और सब्सिडरी अलायंस क्या था? सबसे बड़ा सब्सिडरी अलायंस ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन राजाओं को कहते थे कि आप अपनी आर्मी को मत बनाइए, हम आपको सुरक्षा देंगे, जिसके बदले में इंडियन राजाओं को ब्रिटिशर्स को पैसे देने पड़ रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के वजह से ब्रिटिशर्स जो रूलर्स थे वो काफी नाखुश थे, जिसके वजह से जो भारत के राजा थे यानी कि जो रूलर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब तीसरा जो रीजन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉसेस। देखिए फ्रेंड्स, लोकल जो हमारी जनता थी उनसे डील करने वाले थे पुलिस, छोटे ऑफिशियल्स और लॉयर्स। ये तीनों जो थे वो लोकल लोगों से डील करते थे, पर लेकिन इन तीनों में काफी ज्यादा करप्शन था। करप्शन इन द सेंस कि इन तीनों में जो इंडियन लोग थे उनको मौका ही नहीं मिलता था, उनके संग डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके वजह से लोगों में गुस्सा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो है सोशियो रिलीजियस कॉसेस, यानी कि रिलीजन वाले लोग भी काफी हद तक ब्रिटिशर्स से नाखुश थे, क्योंकि सबसे पहला जो रीजन था वो रेशियल, यानी कि रंग के आधार पर ब्रिटिशर्स भारतीयों से काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। यानी कि वो गोरे थे और जो इंडियन लोग थे वो उनके मुकाबले ब्राउन थे या फिर सांवले थे, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडियन के खिलाफ कर रहे थे। दूसरा जो रीजन था वो था क्रिश्चियन मिशनरीज। दोस्तों, क्रिश्चियन मिशनरीज उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर लोगों का धर्मांतरण करवा रही थी, यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन करवा रही थी, जिसके वजह से जो भारत के लोग थे उन्हें लगने लगा था कि उनके रिलीजियन पर अटैक है ये। जो दूसरा रीजन था वो था एबॉलिशन ऑफ सती और सपोर्ट विडो रीमैरिज एक्ट। ब्रिटिशर्स ने ये दोनों एक्ट लाके समाज को सुधारने की कोशिश की, पर लेकिन उस समय के लोगों को लगा कि नहीं, ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसके वजह से जो रिलीजियस लोग थे उन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके अलावा टैक्स ऑन टेम्पल्स, यानी कि जो मंदिर थे उन पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। साथ में उन्होंने एक एक्ट लाया, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1856। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जिनके वजह से जो रिलीजियस लोग थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, फ्रेंड्स ये भी एक रीजन है जिसके वजह से
रिवॉल्ट ऑफ 1857 अकर हुआ था। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स मतलब भारत के बाहर ब्रिटिशर्स जहां जहां वॉर लड़ रहे थे उनसे ब्रिटिशर्स की जो कमजोरी थी वो सामने आ रही थी, जिससे लोगों को लगने लगा कि हाँ, हम इनकी आर्मी को भी हरा सकते हैं। जैसे कि 1838 से 1842 के बीच में फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स हार गए। उसके बाद दो और लड़ाई 1845 से 1849 के बीच में पंजाब वॉर, 1854 और 1856 के बीच में क्रीमिया वॉर। दोस्तों, भले ही ब्रिटिशर्स ने ये दोनों वॉर जीत लिए थे, पर लेकिन साथ ही साथ उन लड़ाइयों में ब्रिटिशर्स की जो कमियां थी वो सामने आने लगी थी, जिनके वजह से लोगों को लगा कि हाँ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी हम जंग छेड़ सकते हैं। और जो एक रीजन था वो था डिसकंटेनमेंट अमंग सिपाही, यानी कि ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन के जो सिपाही थे उनमें काफी गुस्सा था। वो क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में उन्हें तिलक या फिर टोपी लगाने से मना किया जाता था। यानी कि ब्रिटिश आर्मी में ना तो वो तिलक लगा सकते थे और ना ही वो कोई कैप पहन सकते थे, जिनके वजह से वो काफी गुस्से में थे। साथ ही में लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक्ट क्या था दोस्तों? ये एक्ट था बंगाल आर्मी में सबसे पहले लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत जो भी इंडियन सिपाही थे उन्हें लिखित में देना पड़ता था कि उन्हें इंडिया के बाहर कहीं भी भेजा जा सकता है और उन्हें जाना ही पड़ेगा। यानी कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिशर्स उन्हें पूरे वर्ल्ड भर में कहीं भी भेज सकते थे, जिसके वजह से जो खास करके जो हमारी हिंदू सोसाइटी थी उनमें एक डर बैठ गया, क्योंकि हिंदुओं को ऐसा लगता था कि अगर कोई एक बार 7 समुंदर पार चला गया या फिर कोई समुंदर पार चला गया तो फिर उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि लोगों को लगता था अगर आप देश छोड़ के बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप नॉन वेज कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हर जगह आपको वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा, जिसके वजह से जो हिंदू सोसाइटी थी वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और रीजन था, वो ये था जो भारतीय सिपाही जो थे उन्हें ब्रिटिश सिपाहियों से कम सैलरी मिलती थी। यानी कि सेम काम के लिए ब्रिटिश सिपाहियों को ज्यादा सैलरी दी जा रही थी। साथ ही में जो फॉरेन सर्विस अलाउंस कैंसल हो गया था, यानी कि ये एक अलाउंस था जो भारतीय सिपाहियों को मिलता था, पर लेकिन इसे भी कैंसल कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉसेस की। इमीडिएट कॉसेस हमारी क्या थी? सिपाही म्यूटिनी। देखिए फ्रेंड्स, 1857 के पहले भी कई जगहों पर सिपाहियों ने बगावत की थी, जैसे कि 1764 में बंगाल सिपाही म्यूटिनी, 1806 में वेलोर, 1825 में बैरकपुर। पर लेकिन इन सभी अपराइजिंग्स को सप्रेस कर दिया गया था, क्योंकि ये जो अपराइजिंग्स थी ये पूरे भारत में फैल ही नहीं पाई। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से उठी और वहीं पे फिर वो सप्रेस कर दी गई। पर लेकिन 1857 में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से जो सिपाही थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। हुआ ये था, 1857 में एक नई राइफल इशू की गई थी, जिस राइफल में कार्ट्रिजेस जो थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे राइफल्स हुआ करते थे, एक बार समझते हैं। जो राइफल्स थे, राइफल्स में होता क्या था पुराने जमाने में? उसमें गन पाउडर और बुलेट ये दोनों अलग से डाले जाते थे। यानी कि पहले हम राइफल्स में गन पाउडर फिल करते थे, फिर उसके बाद उनमें हम बुलेट्स फिल करते थे। तो दोनों को अलग अलग रखने पर बहुत ज्यादा सामान सोल्जर्स को कैरी करना पड़ रहा था। तो 1857 में जो नई राइफल बनाई गई उसमें यह हुआ कि जो गन पाउडर था और जो बुलेट था, इन दोनों को, गन पाउडर और बुलेट, इन दोनों को एक सिलेंड्रिकल कार्ट्रिज में भर दिया गया था। एक सिलेंड्रिकल कार्ट्रिज में
भर दिया गया था ताकि दोनों को एक साथ कैरी किया जाए और ज्यादा बल्कि सामान ना हो। पर लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये थी, ये जो कार्ट्रिजेस थे इन्हें लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए इनके ऊपर लगाए जाते थे एनिमल्स के फैट, यानी इन्हें ग्रीस किया जाता था एनिमल के फैट से, जिसे सिपाहियों को अपने मुंह से खोल के गन पाउडर और बुलेट को राइफल्स में लोड करनी पड़ रही थी। और दिक्कत ये थी, ये जो ग्रीस थे ये उस समय, अब पता नहीं ये अफवाह थी या फिर सच में, लोगों को लगा कि ये जो एनिमल फैट्स थे उसमें लार्ड और टैलो ये दो चीजों का यूज हो रहा था। लार्ड मतलब होता है पिग फैट और टैलो मतलब कैटल फैट्स, मतलब कि जैसे शिप हो गए, काऊ हो गई। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो रिलीजन थे दोनों के लिए ये चीजें मान्य नहीं थी, यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही जो दोनों थे वो ये चीज करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्हें लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके रिलीजियस को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से सबसे पहला जो अपराइजिंग था वो था उड़ीसा के बहरामपुर में। 19th नेटिव इन्फेंट्री ने फरवरी 1857 को एक रिवोल्ट छेड़ दिया, पर लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे वहीं पर डिसबैंड कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी इन्फेंट्री को ही डिसबैंड कर दिया। उसके बाद जो दूसरा अपराइजिंग था वो था वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में, जहां पर मंगल पांडे जी ने 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे, उन्होंने अपने यूनिट के मेजर को मार दिया, यानी कि उन्होंने जब अपराइजिंग किया तो उनके मेजर ने उसका अपोज किया जिसमें वो मारा गया। तो फिर मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, जिसके कारण जो बाकी सब सिपाही थे उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भर गया था। फिर 3 मई 1857 को अवध रेजिमेंट, 7th अवध रेजिमेंट ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसे भी डिसबैंड कर दिया गया। फिर फ्रेंड्स जो सबसे मेन, जहां से 1857 का जो ऑफिशियल रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वो था मेरठ यूपी में। मेरठ यूपी में 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कावलरी, कावलरी मतलब जो घुड़सवार थे, 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवलरी के 90 सोल्जरों ने इन कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया, जिनके वजह से जो सोल्जर्स थे उन्हें जेल कर दी गई। जब उन्हें जेल किया गया तो उनके बाकी सारे दोस्तों ने, बाकी सारे सिपाहियों ने 10 मई 1857 को सभी सिपाही जिनको जेल हुई थी उन्हें जेल से छुड़ा लिया, और उस दौरान जो भी बीच में आया उन लोगों ने उन सभी को मार डाला। और फ्रेंड्स यहीं से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मेरठ के जो सोल्जर्स थे वो कैसे फिर दिल्ली की तरफ मार्च किए और उसके आगे क्या क्या हुआ। फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।